नमस्कार मित्रों, मैं राकेश सचल हर दिन की तरह आज फिर आपके बीच में हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के वो पुराने नेता हैं, 3 बार पहले मंत्री रहे हैं मुख्यमंत्री बनने से पहले। और इस समय वो मध्य प्रदेश में एक नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी इबारत जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, उनकी छवि से बेहतर अपनी छवि बनाने के लिए वो मध्य प्रदेश के हर जिले में बरसाना बसाना चाहते हैं। अच्छी बात है, बसाना चाहिए, लेकिन उनके ही मंत्रिमंडल के सदस्य प्रदेश को ड्रग्साना बनाने पर आमादा हैं। मध्य प्रदेश के हर जिले में ड्रग्स का कारोबार इतनी बुरी तरह फैल चुका है कि स्थिति अब ये हो गई है कि पहले पंजाब उड़ता पंजाब आपने देखा था, अब मध्य प्रदेश उड़ता नज़र आता है। उड़ता मध्य प्रदेश में इसलिए कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हालांकि दो संभागों में भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश में भोपाल सहित तमाम सारे शहरों में ड्रग्स का जाल इतनी बुरी तरह फैला हुआ है कि अब ये एक समानांतर अर्थव्यवस्था बन गई है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि भोपाल में ड्रग्स की एक फैक्ट्री गुजरात की जो विशेष टीम होती है उसने आकर के पकड़ी, जिसमें करीब 2000 करोड़ की ड्रग्स का माल पकड़ा गया। ये चौंकाने वाली खबर है। चौंकाने वाली खबर इसलिए है कि इतनी मात्रा में मध्य प्रदेश में पहले कभी ड्रग्स पकड़ा नहीं गया। ड्रग्स आता रहा होगा, चोरी छुपे तस्करी से आता रहा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में ही ड्रग्स बनाया जाए, फैक्ट्री खोल के ड्रग्स बनाया जाए और सरकार को इसकी कानों कान खबर न हो, पुलिस का जो कमिश्नर है भोपाल में बैठता है उसे इस अवैध कारोबार की भनक ना हो, ये जानकर के लोगों को बड़ा धक्का लगा है। मध्य प्रदेश के लोग बड़े भोले भाले लोग हैं। यहाँ की 85% आबादी आदिवासियों की है, दलितों की है, पिछड़ों की है, लेकिन ड्रग्स के कारोबार में मध्य प्रदेश अब पंजाब को भी पीछे छोड़ता नज़र आ रहा है। अब हैरानी की बात यह है कि भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ने के बाद भी मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की सरकार के कान खड़े नहीं हुए, और खड़े हुए भी हों तो किसी ने देखे नहीं। क्योंकि इसके कुछ ही दिन बाद, अभी 2 दिन पहले की बात है, जो मध्य प्रदेश का गुजरात की सीमा से लगा झाबुआ जिला है, वहाँ भी एक ड्रग की फैक्ट्री पकड़ ली गई और उस ड्रग की फैक्ट्री में करीबन 170 करोड़ रुपए मूल्य का ड्रग्स पकड़ा गया। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग अंदर मध्य प्रदेश के कैसे आ रहा है। मध्य प्रदेश की सीमा पंजाब की सीमा से लगी होती तो आप और मैं ये भरोसा कर सकते थे कि पंजाब की सीमा से जो ड्रग्स के तस्कर हैं वो मध्य प्रदेश को अपना टारगेट बनाए हुए हैं, लेकिन पंजाब की सीमा तो मध्य प्रदेश से लगी नहीं है, बहुत दूर है। मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात से लगी है और गुजरात से ये ट्रक की खेप लगातार आ रही है। पहले देखिए इसकी पहुंच कहाँ तक है कि आप इतने सारा सीमा पार करके झाबुआ, फिर धार, फिर इंदौर, ये सारा रास्ता तय करते हुए 200 किलोमीटर का, और भोपाल तक आकर के करीबन 400 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ ड्रग्स की फैक्ट्री लगा लेते हैं और बेधड़क धंधे से आप काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा झाबुआ तो बिल्कुल ही जब गुजरात की सीमा से लगा है। झाबुआ की एक सड़क अगर गुजरात में आती है तो दूसरी मध्य प्रदेश में आती है। आदिवासी बहुल इलाका है, गरीब लोग हैं, भील भिलाला हैं, लेकिन यहाँ भी ड्रग्स ने की एक फैक्ट्री पकड़ी गई और जिसमें 170 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। अखबार मेरे सामने है और ये जो ड्रग्स है ये DRI ने पकड़ा है। DRI एक इंटेलिजेंस संस्था है ड्रग्स के कारोबार पर नियंत्रण करने वाली। और मज़े की बात यह है कि इस ड्रग्स कारोबार का भंडाफोड़ होने के बाद जो पहली उंगली उठी वो मध्य प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री के ऊपर उठी।
ये उप मुख्यमंत्री बड़े भले आदमी हैं, इनके ऊपर पहले ऐसी कोई आँच नहीं थी। जगदीश देवड़ा इनका नाम है। लेकिन जो फैक्ट्री भोपाल में पकड़ी गई, उसके संचालक के साथ इनके तमाम चित्र अब वायरल हो रहे हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि ये जो कारोबार है ये माननीय उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में था और शायद वो ही इसको संरक्षण दिए हुए थे। अन्यथा क्या हिमाकत कर सकता है कोई बिना सरकार और पुलिस के संरक्षण के ड्रग्स की फैक्ट्री लगा ले, ड्रग्स का कारोबार करे। यही स्थिति झाबुआ में भी है। और इस कारोबार के बारे में ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, अधिकारी बिल्कुल नीम बेहोशी में हो। अब मऊगंज के जो विधायक हैं प्रदीप पटेल साहब, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने बहुत पहले सरकार को आगाह किया था कि देखिए हमारे यहाँ ड्रग्स का कारोबार तेज़ी से चल रहा है, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। उनकी बात का समर्थन भाजपा के वरिष्ठतम नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि भाई ये प्रदीप ने सही मुद्दा उठाया है, इस पर गौर होना चाहिए था। लेकिन गौर करे तो करे कौन। माननीय मुख्यमंत्री अपनी छवि बनाने में लगे हैं, मध्य प्रदेश का पीआर बनाने में लगे हैं। वो कभी हरियाणा के चुनाव में इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी उनको जम्मू कश्मीर भेजा जाता है। अब उनका अपना महत्व है पार्टी की दृष्टि में, तो वो पार्टी उनका इस्तेमाल करती है, लेकिन उन्हें प्रशासन चलाने का समय कम ही मिल पाता है। और जितना मिल रहा है उसमें वो बेहतर काम कर रहे हैं, ऐसा लगता भी है। उन्होंने काम किए हैं, लेकिन न तो उनका पुलिस मशीनरी पर कोई नियंत्रण है और न ही प्रशासन की मशीनरी पर, नौकरशाही पर इसे कहते हैं। मैं नौकरशाही को छोड़ देता हूँ, उसमें अभी नए नए सीएस बने हैं, वो आएंगे, मशीनरी की कसावट करेंगे, गियर अप करेंगे। लेकिन पुलिस के बारे में तो सवाल किए जा सकते हैं। आपके पास पुलिस का बाकायदा एक बड़ा अमला है जिसमें ढेरों आईपीएस हैं। आपके पास पुलिस आयुक्त भी हैं, पुलिस महानिदेशक तो हैं ही। पुलिस महानिदेशक तो सबसे बड़ा पद है, लेकिन भोपाल में और इंदौर में आयुक्त भी है। लेकिन पुलिस के आयुक्त प्रणाली को धता बताते हुए अगर मध्य प्रदेश में ड्रग्स का कारोबार हो रहा है तो ये बहुत लज्जाजनक है। अगर यही कारोबार किसी गैर भाजपाई शासन में पकड़ा जाता तो वहाँ निश्चित तौर पर यही इसी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के दल राशन पानी लेकर उस सरकार पर चढ़ गए होते और उस मंत्री पर चढ़ बैठे होते जिसका कि नाम परोक्ष रूप से इस कारोबार में लिया जाता है। तो बेहतर होता कि जैसे ही हमारे एक उप मुख्यमंत्री का नाम इस कारोबार से जुड़े व्यक्ति के साथ आया तो या तो मंत्री जी को खुद स्टेप डाउन कर देना था, खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था कि भाई जब तक बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाएगा मैं अपने पद पर नहीं आऊँगा। और या फिर भारतीय जनता पार्टी हाई कमान को ये फैसला करना चाहिए था कि वो नशे के कारोबार में कथित तौर से लिप्त अपनी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको पद से हटा दें। लेकिन इसके लिए करेज चाहिए, साहस चाहिए। ये साहस अभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह है, वो एक अलग मसला है। लेकिन मेरी चिंता तो ये है कि हमारा मध्य प्रदेश भी अब पंजाब की तरह उड़ता हुआ मध्य प्रदेश बन रहा है। इस मध्य प्रदेश में वैसे ही रोजगार का संकट है, वैसे ही मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है, वैसे ही हमारी जो आर्थिक दशाएं हैं बहुत अच्छी नहीं हैं। सरकार लगातार कर्ज लेकर के अपना काम चला रही है क्योंकि उसको लोकहित की तमाम योजनाओं के लिए पैसा चाहिए। लाडली लक्ष्मी के लिए चाहिए, लाडली बहना के लिए चाहिए, किसानों के लिए चाहिए, दलितों के लिए चाहिए। अब ये पैसा आए कहाँ से? आबकारी जो राजस्व है वो अब वो ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। हालांकि वो एक बड़ा मद है जिससे कि सरकार को आमदनी होती है। एक परिवहन का मामला था, परिवहन से सरकार को नंबर 1 और नंबर 2 में खूब आमदनी होती थी। नंबर 1 की आमदनी से सरकार चलती थी, नंबर 2 की आमदनी से पार्टी चलती थी। लेकिन पार्टी ने एक कथित तौर पर आत्मघाती निर्णय ले लिया कि जिन जांच चौकियों से वसूली होती थी अवैध रूप से उनको बंद कर दिया। अच्छी बात है, ये निर्णय मैं इसके साथ हूँ कि अवैध वसूली की वजह से मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश बदनाम हो रहा था अड़ोस पड़ोस के राज्यों में कि वहाँ तो भाई
हर प्रवेश द्वार पर चौथ वसूली के लिए पुलिस खड़ी हुई है। तो ये अच्छा निर्णय था, लेकिन इसके बाद वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं की गई। और दुर्भाग्य ये है कि इधर सरकार ने पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश में आप देखेंगे शराब की कोई नई फैक्ट्री नहीं खुलने दी। अच्छी बात है, शिवराज सिंह के ज़माने में भी ये हुआ, बाबूलाल गौर साहब के ज़माने में ये हुआ, और बहन मायावती को तो बहुत ही कम समय मिला था, उनके ज़माने में भी ये हुआ कि किसी नई शराब फैक्ट्री को लाइसेंस नहीं दिया गया, और जो मौजूदा और जो चलती हुई शराब फैक्ट्रियाँ थी उनसे ही काम लिया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि गुड़ खा रहे हैं और गुलगुलों से आप नेम कर रहे हैं। इधर तो आप शराब की नई फैक्ट्री के लिए कोई अनुमति नहीं दे रहे हैं, और उधर आपके प्रदेश में बिना अनुमति के ड्रग्स की फैक्ट्रियाँ खड़ी हो गई हैं, नाक के नीचे खड़ी हो गई। भोपाल तो प्रदेश की राजधानी है, वहाँ फैक्ट्री पकड़ी जा रही है। झाबुआ मध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार है गुजरात की तरफ से, वहाँ फैक्ट्री पकड़ी जा रही। तो आखिर हो क्या रहा है? सरकार क्या बेहोश है? सरकार क्या सो रही है? यह सरकार इस मामले में कुछ करना नहीं चाहती, क्योंकि उसके पास अब आमदनी का कोई ऐसा स्रोत नहीं बचा है जिससे कि वो अपना जेब खर्च चला सके। तो जेब खर्च चलाने के लिए प्रदेश की पुलिस, प्रदेश की नौकरशाही और प्रदेश की राजनीति, ये तीनों मिलकर के मध्य प्रदेश में ड्रग्स के कारोबार को लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये उस कीमत पर दे रहे हैं जो प्रदेश की जो नौजवान पीढ़ी है उसकी भावी ज़िंदगी की कीमत पर ये कारोबार कराए जा रहे हैं। हजारों करोड़ का कारोबार अगर राजनीति के बिना संरक्षण के हो जाए तो ये कोई मानेगा नहीं। तो अब ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? मैं तो मानता हूँ मध्य प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार नहीं है, यहाँ भी केंद्र शासित राज्यों जैसा, क्षेत्रों जैसा प्रशासन चल रहा है, हर मामले में केंद्र का दखल होता है। तो केंद्र की सरकार के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो मध्य प्रदेश में पनप रहे ड्रग कारोबार को रोकने के लिए जिम्मेदार लोगों को, और जो इसमें कथित रूप से लिप्त मंत्रीगण हैं उनको तत्काल पद से हटाए, और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई करें। लीपा पोती की कार्रवाई से कोई बात बनने वाली नहीं है। लीपा पोती बहुत आसान होता है, और मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि ये दो बड़ी फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की पुलिस के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। होता तो ये अच्छा कि मध्य प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक हैं इस फैक्ट्रियों के पकड़े जाने के बाद तत्काल संबंधित जिलों के पुलिस के आला अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करते। नहीं हुई। पुलिस की कार्रवाई होती है छोटे छोटे लोगों के खिलाफ। पुलिस के महानिदेशक की जिम्मेदारी थी कि वो फौरन प्रदेश के सीमावर्ती जिलों का दौरा करके ये सुनिश्चित करते कि प्रदेश में कहीं से भी किसी भी रास्ते से भी ड्रग्स की एंट्री नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। जाहिर है कि इस अवैध कारोबार से, इस जानलेवा कारोबार से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी के अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जीवन यापन का साधन यही है। आप देखिए कि पुलिस, एक ज़माना था कि 10 ग्राम 20 ग्राम ड्रग्स, अफीम, गांजा रख के लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल देती थी, लेकिन अब तो करोड़ों की अफीम, 1800 करोड़, 150 करोड़ से ज़्यादा, झाबुआ में करीबन 170 करोड़, इतना एक ड्रग्स मिल रहा है। तो फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मुझे लगता है कि अतीत में गुजरात का जो मुद्रा पोर्ट है, जो माननीय अडानी साहब का है, उससे जो ड्रग पकड़े गए थे 22,000 करोड़ के लगभग शायद रहे होंगे, वो ड्रग अब धीरे धीरे राज्यों में खपाए जा रहे हैं, और उसका टारगेट स्कूलों को, कॉलेजों को और जो शैक्षणिक संस्थाएँ हैं कोचिंग की, उन पर बड़े आसानी से उपलब्ध है, और युवा पीढ़ी को लगातार बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो आज ये मौका है कि सरकार इस बारे में स्पष्टीकरण दे, सरकार इस बारे में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण करे, और जो लोग इस अवैध कारोबार के पीछे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करे, भले ही वो उनकी पार्टी के अपने लोग हों। लेकिन हो उल्टा रहा है। जिन विधायक साहब ने, प्रदीप पटेल साहब ने, इस मुद्दे को लेकर के सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था, उन्हें अब पार्टी अनुशासनहीन मान करके
अपने यहाँ तलब कर रही है, उनसे जवाब दिया जा रहा है कि आपने सरकार के खिलाफ ऐसी बात क्यों की। तो जब ऐसी कार्रवाइयाँ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हो सकती हैं तो पुलिस और नौकरशाही के लोगों के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती? उनके खिलाफ तो पहले करना चाहिए, लेकिन सरकार ये करने की मूड में नहीं है। क्योंकि अगर सरकार ने नशे के कारोबारियों की मुश्कें कसी, लगाम लगाया उनके मुंह पर, मुसीका बांधा, तो फिर सरकार में बैठे बहुत से लोग, जिसमें नौकरशाही भी है, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें पत्रकार भी हैं, जिसमें हमारे नेता भी हैं, ये सब भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। तो ये सिलसिला मुझे नहीं लगता कि रुकने वाला है। माननीय हमारे जो उप प्रधानमंत्री हैं वो तो इस मामले में वोकल हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने आज तक कोई बात नहीं की। शायद उनके सामने यही संकट होगा कि जो मध्य प्रदेश में ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, इसे रोकना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। अब हमारे मुख्यमंत्री बेचारे मध्य प्रदेश में ड्रग्स का कारोबार रोकने या हरियाणा विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक बन के गृह मंत्री जी के निर्देश पर वहाँ उपस्थित रहें, नए मुख्यमंत्री का चुनाव कराएं, वहाँ के नवनिर्वाचित भाजपा पार्षद दल के नेताओं की बैठक करें, रायशुमारी करें, तो ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने जो जिम्मेदारी दी है वो उस पर अपना काम करें, लेकिन अपना घर तो देखें, जो कि बर्बादी के कगार पर धकेला जा रहा है। लगातार ड्रग माफिया जो है मध्य प्रदेश को चारागाह समझकर मध्य प्रदेश में आया हुआ है। तो अब स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना पुलिस दिखाई दे रही है, कहीं ना नौकरशाही दिखाई दे रही है, कहीं ना जांच एजेंसियां काम करते दिखाई दे रही हैं, और तो और सरकार को जिता करके आने वाले हमारे तमाम सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं इस मामले में गुड़ खाकर बैठे हैं। ऐसे में स्थिति ये है कि हमारे जो प्रदेश की युवा पीढ़ी है वो बर्बादी के मुहाने पर है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में, कॉलेजों में आप कई सार्वजनिक स्थलों पर ड्रग्स की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। पुलिस को सब पता है कहाँ ड्रग बिक रही है, कौन ड्रग बेच रहा है, और उसके एवज में अनदेखी करने के एवज में पुलिस की कितनी सेवा हो रही है। ये अब इसका कोई ऑडिट तो कराया नहीं जाता, लेकिन ये तय है कि इस समय मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो इसी पैसे से चल रही है जो ड्रग्स के जरिए मध्य प्रदेश में आ रहा है। वो पैसा सरकार के खजाने में जा रहा है, नेताओं की जेब में जा रहा है, अधिकारियों की जेब में जा रहा है। ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसा गठबंधन है जिसमें घुसना चक्रव्यूह में का भेदन करने जैसा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव में जरा भी ईमान बाकी है तो वो इन दोनों घटनाओं के, भोपाल में फैक्ट्री पकड़ा जाना और झाबुआ में फैक्ट्री का पकड़ा जाना, इन दोनों जिलों के पुलिस और प्रशासन से न सिर्फ जवाब तलब करें, बल्कि उन्हें गैर जिम्मेदारी के करने के आरोप में अपने वर्तमान दायित्वों से मुक्त भी कर दे, वह नए लोगों को ले आए, नए पुलिस के अधिकारी आए, नए प्रशासन के अधिकारी आए, तो मुमकिन है कि इस सफ़ेद कारोबार पर, सफ़ेद पोशों के कारोबार पर, लेकिन जानलेवा ड्रग्स के कारोबार पर कुछ न कुछ अंकुश लग सकता है। अंकुश लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने अपने 45 साल के पत्रकारी जीवन में दुनिया के तमाम नशों का आस्वादन किया है और देखा है कि वो कितने नुकसानप्रद हो सकते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे हिंदुस्तान के संस्थानों में गया हूँ जिन्हें राष्ट्रीय मेधा का केंद्र माना जाता है, वहाँ भी ड्रग्स बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। और इन महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से निकले लोग प्रशासन में बैठे हैं, दिल्ली प्रशासन में हैं, दिल्ली पुलिस में हैं, दिल्ली की राजनीति में हैं। तो ये, लेकिन ये लोग कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनका आपस में इतना गहरा गठजोड़ है कि आप इसको बहुत आसानी से तो ब्रेक कर नहीं सकते। और अब ये निर्भर करता है हमारे मध्य प्रदेश की सरकार पर कि वो बहुमत की ही नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार है, वो कैसे इस अप्रत्याशित जो हमारा छापामार कार्रवाई है ड्रग के खिलाफ, इससे मध्य प्रदेश को मुक्त कराते हैं। मध्य प्रदेश को नशा मुक्त होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश पहले से बर्बाद प्रदेश है। यहाँ लगातार 20-21 साल से 2003 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का शासन है।
19 महीने का समय आप कांग्रेस के डॉक्टर कमलनाथ का हटा दें तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि वो मध्य प्रदेश को नशा तस्करों के हाथों से उड़ने से रोक पाएगी। वो बरसाना बनाना चाहती है, बना सकती है, लेकिन बनता नहीं है। वो तो जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर साहब, वो भी मध्य प्रदेश में हर गांव में गोकुल ग्राम बनाना पाते थे, नहीं बन पाए। उससे पहले जो मुख्यमंत्री थी सुश्री बहन उमा भारती, वो 5 मुद्दों को लेकर के, जल जंगल जमीन के अलावा 2 मुद्दे और थे, इन्हें लेकर के मध्य प्रदेश की राजनीति में आई थी और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार को नेस्त नाबूद कर दिया था। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश में इन कांग्रेस के जो भाजपा के जो नेता हैं उनकी ताकत कम हुई है। और इसके लिए निश्चित तौर पर ड्रग माफिया एक बहुत बड़ा कारक है। और इस कारक को जानते बूझते हुए अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं करते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए भविष्य में आने वाली चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। मध्य प्रदेश तो उड़ेगा ही, मध्य प्रदेश के साथ साथ लगे दूसरे जो राज्य हैं वो बहुत दिन से मध्य प्रदेश का रोटी बेटी का रिश्ता है। हरियाणा है, और आपका राजस्थान है, इनसे हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर अपेक्षा कर सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, शारीरिक रूप से भी वरिष्ठ हैं और राजनीतिक रूप से भी वरिष्ठ हैं, वो इस माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। और चाहे उनका अपना पराया उन्हें नहीं देखना होगा, इसमें जो भी जिम्मेदार हो, चाहे उनकी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, तभी जाकर के ये कारोबार रुक सकता है। अन्यथा जय जय श्री राम के नारे लगाइए और मध्य प्रदेश को उड़ता हुआ देखिए। आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। मौका लगे सब्सक्राइब करें, मौका लगे थाली पहनाएँ सजाएँ, और भी मौका लगे तो जा कर के मैं इसको सब्सक्राइब कर दें। तो इससे क्या है कि ये सिलसिला बना रहेगा और हम लोग आपस में मध्य प्रदेश के अलावा भी देश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर ढंग से बैठ कर के बात कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो मुख्य धारा का मीडिया है उस पर तो अभी भी आप कोई माने या ना माने मोदी जी का प्रभाव पूरा है। उसमें वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे कि जो भारतीय जनता पार्टी के गुप्त हिडन एजेंडे से संबंध रखती हूँ। बाकी जनहित में ये सरकार चल रही है वैसे मैं नहीं मानता। अगर आप कभी ग्वालियर आए मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहरों के मुकाबले में कांग्रेस की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। यहाँ ना पानी की प्रॉपर समस्या है, ना बिजली की समस्या हल हुई है। सिटी बसें तो बरसों से नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे शहर के चौराहे हैं और जो स्मार्ट सिटी का पैसा है वो सब यहाँ का जो जय विलास पैलेस है उसके रखरखाव और साज सज्जा पर खर्च किया जा रहा है। और जो सरकारी वाहन है उनका दुरुपयोग खुल के किया जा रहा है। और स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम नैतिकता को बलाए ताक रख करके दशहरे पर पुलिस लाइनों में शस्त्र पूजन के लिए पहुंच गए। ये जिम्मेदारी नैतिक रूप से भी और संवैधानिक रूप से भी जिले के एसपी की होती है। और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईजी डीआईजी हैं, ये लोग वहाँ रह सकते हैं, लेकिन मंत्री इस पर लगातार हस्तक्षेप छीन रहे हैं पुलिस का। इसकी वजह से भी पुलिस का मनोबल टूट रहा है और प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहे हैं, तरह तरह के उत्पीड़न और तरह तरह के ये नशे के जो कारोबार बढ़ रहे हैं, इनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। तो अब देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री इस मसले का हल कैसे निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और वही इसको लाइक अगर आपको करना है तो ज़रूर करें, इसको आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें। और मैं तो अब अनुरोध करूँगा कि इसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर समय जब भी ये बातचीत का टुकड़ा आएगा आपको घंटी बजा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।